Let us take a discussion further of the reading which we were doing in Indian economics by P. Balakrishnan. हम अभी यहाँ तक पहुंचे थे अपनी डिस्कशन में कि बालाकृष्णन साहब ये बता रहे थे हमारे को कि अगर आप नेहरू एरा की ग्रोथ रेट को ओवर द टाइम कंपेयर करें तो भी नेहरू एरा का ग्रोथ रेट बढ़िया था पहले 50 साल ऑफ द 20th सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स ने राज करा था इंडिया पे, और नेहरू एरा का ग्रोथ रेट कुछ कुछ बेहतर था इवन अगले 50 सालों में भी उसके एवरेज से। तो उन्होंने कहा ओवर द टाइम नेहरू एरा में जो इंडिया का ग्रोथ रेट हुआ वो बेहतर था ओवर टाइम। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि अगर आप कंपेयर करते हैं नेहरू एरा के ग्रोथ रेट को और कंट्रीज के ग्रोथ रेट से, तो ये बात सत्य है कि ओईसीडी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमने उतना ग्रो नहीं करा, लेकिन अगर आप चाइना के कंपैरिजन में देखें तो हमने बढ़िया ग्रो करा फॉर दैट टाइम पीरियड। कोरिया से उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करा। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि जो नेहरू जी के एरा के लिए, नेहरू जी जहां पे इंडिया को छोड़ के गए थे इकोनॉमिक फ्रंट पे, दैट वाज नॉट अ बैड सिचुएशन। ये उनका डिफेंस था। उन्होंने ये पूरी की पूरी रीडिंग इसी बात की ओर इंगित कर रही है कि किस तरीके से नेहरू जी के एरा में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, और उन सारी की सारी मिसकंसेप्शंस को, मिसपरसेप्शंस को हटा रही है जो कि रहती है कि उस समय इन द फर्स्ट 18-17 years ऑफ नेहरू जी, उस समय ग्रोथ नहीं हुई थी। अब ये देखते हैं कि रीडिंग आगे जाती है और रीडिंग अब ये कहती है कि अब हम उन मिसपरसेप्शंस को हटाएंगे जो नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी के बारे में रही थी। जो कुछ चीजें नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट एज अ क्रिटिसिज्म आती हैं वो ये होती है कि इस स्ट्रेटेजी ने एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट करा और इंडस्ट्री पे ही मेनली ध्यान दिया। इस स्ट्रेटेजी ने प्राइमरी एजुकेशन को निग्लेक्ट करा और पब्लिक एंटरप्राइज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जो कि अभी भी फ्रस्ट्रेशन है। इन मिसपरसेप्शंस को हटाने की चेष्टा करी है बालाकृष्णन साहब ने। हम इस रिकॉर्डिंग में पहली दो को देखेंगे, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर को, नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए किस तरीके का डिफेंस दे रहे हैं बालाकृष्णन साहब इस बात में कि एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट नहीं हुआ था। वो दो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स का एग्जांपल देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप दो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट उस समय के, एक VKR राव साहब और दूसरे राजकृष्णा साहब, बालाकृष्णन जी कहते हैं कि अगर आप इन दोनों मेन इकोनॉमिस्ट के मतों को देखें तो आप ये पाएंगे कि दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट नहीं हुआ था। VKR राव साहब कहते हैं कि इस बात को ये मानना चाहिए कि हमने क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज हम ये चाहते थे कि जो भी क्रूशियल इनपुट्स हैं हमारी कंट्री में जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज होंगे, वो इनपुट्स हमारी ही कंट्री में रहें, हमारी ही कंट्रीज में बने, इंस्टेड ऑफ कि हम उन क्रूशियल इनपुट्स के लिए बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहें। हम नहीं रहना चाहते थे डिपेंडेंट। हाँ, हम नहीं रहना चाहते थे फॉरेन एड पे डिपेंडेंट फॉर आवर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फॉर आवर इंटरमीडिएट गुड्स रिक्वायरमेंट। VKR राव साहब ये भी कहते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर आप ये देखें कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3-5 year प्लान, तो वो मैसिव था। इट वाज अराउंड 3,446 crores, राइट, और 22.7%, और 22.7%। आप उसी को अगर सोशल सर्विसेज पे या इंडस्ट्री पे देखें तो दैट वाज अराउंड 18.1% एंड 17.2%। तो ये कहना कि एग्रीकल्चर निग्लेक्ट हुआ था नेहरू जी के काल में, यह गलत है। ये पहला डिफेंस दिया बालाकृष्णन जी ने, यह कहते हुए कि देखिए
एक इतने बड़े इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर निग्लेक्ट नहीं हुआ था। दूसरी बात राजकृष्णा साहब की उन्होंने दी, उन्होंने ये एविडेंस प्रदान किया। उन्होंने कहा कि राजकृष्णा साहब भी ये कहते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए थे, और उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट फिफ्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्लान आउटले is consistently allocated to the agricultural development. पब्लिक सेक्टर प्लान आउटले का जो वन फिफ्थ इज एट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बहुत बड़ा पोर्शन है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप फ्लो ऑफ क्रेडिट को देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो 1950-51 में वो कुछ अराउंड 70 करोड़ रुपीस था, जो कि 1975-76 में 2000 करोड़ रुपए बन गया। राजकृष्ण साहब और ये भी कहते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चरल इनपुट्स को देखें, ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्रीकल्चरल इनपुट सब्सिडाइज्ड हैं। एग्रीकल्चरल इनकम भी बहुत लाइटली टैक्स्ड है, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये जब सारी की सारी पॉलिसीज, फ्लो ऑफ क्रेडिट एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है, इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर का आउटले एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है, सारे के सारे एग्रीकल्चरल इनपुट सब्सिडाइज्ड हैं, फिर जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो भी बहुत लाइटली टैक्स्ड, सारी पॉलिसीज तो आप यही देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर को उठाने के लिए ही है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए ही है। तो यह प्रत्यारोपण करना या आरोपण करना कि, मैं हिंदी भूल गया इसकी, इस तरह का आरोप लगाना कि एग्रीकल्चर निग्लेक्ट हुआ था, यह गलत है। आप डिफेंस देख रहे हैं, आप जब भी इंडियन इको की रीडिंग पढ़ेंगे, आप बार बार इन एविडेंसेस को देखिए कि किस एविडेंस को लेके आ रहे हैं ऑथर, और आप देखिए किस सुंदरता से बालकृष्णन साहब अपनी बात को रख रहे हैं। वो हर पॉइंट पे ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि देखिए नेहरू जी के काल में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, और जो भी आप मिसपरसेप्शंस भी कह रहे हैं, मिसकंसेप्शंस भी कह रहे हैं, वह गलत आरोप है। और आप भी अपने आंसर में इस तरीके से ही लिखेंगे। जब आप लिखेंगे, आप इन एविडेंसेस को लिखेंगे, आप ये बताएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन आता है इसी तरीके का कि हाउ पी बालकृष्णन हैज रिमूव्ड मिसपरसेप्शंस ऑफ नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे कि वी.के.आर.वी. राव साहब का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने राजकृष्णा साहब का एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से उन्होंने कहा देखिए इतने बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर निग्लेक्ट नहीं हुआ। फिर तीसरा डिफेंस देते हैं बालाकृष्णन साहब कि नेहरू एरा में एग्रीकल्चर निग्लेक्ट नहीं हुआ था। वो ये कहते हैं कि आपको यह देखना पड़ेगा कि नेहरू जी ने उस पॉइंट से स्टार्ट करा था जहां पे ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। तो आप ये क्यों निग्लेक्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर की बड़ी बुरी हालत थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। वो एग्जाम्पल देते हैं, वो एविडेंस देते हैं जॉर्ज ब्लिन का, जिन्होंने एक स्टडी करी, और उन्होंने, जॉर्ज ब्लिन साहब ने 1891 से 1947 के पीरियड को, 10-10 साल के पीरियड को रेफरेंस डेकेड्स में बांटा, और उन्होंने यह पाया कि अगर आप फूड ग्रेन के एवरेज ग्रोथ रेट को देखते हैं, नॉन फ्रूट ग्रेन के एवरेज ग्रोथ रेट को देखते हैं, और पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को देखते हैं, तो आप कुछ ऐसी फाइंडिंग्स पाएंगे। पहली बात तो ये कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स था वह कम था एज कंपेयर टू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉन फूड ग्रेन्स, राइट। और दूसरी बात ये कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स था वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से कम था। तो अगर फूड ग्रेन्स का जो आउटपुट है वो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से कम बढ़ेगा, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको फूड अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर उनको फूड अवेलेबल नहीं होगा तो यह स्थिति एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं है, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। फिर नॉन फूड ग्रेन का जो आउटपुट था वो ज्यादा ग्रो कर रहा था एज कंपेयर टू फूड ग्रेन के आउटपुट को। उसका भी रीजन जॉर्ज ब्लिन साहब देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को कोई मतलब थोड़ी था कि इंडियंस को उनका खाना मिल रहा है कि नहीं, फूड ग्रेन्स इंडियंस के लिए स्टेपल डाइट थी। नॉन फूड ग्रेन से यह आराम से पैसा कमा सकते थे, इसलिए उस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर
को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ऐसी थी कि नॉन फूड ग्रेन के आउटपुट को इंसेंटिवाइज करा गया था। फिर वो कहते हैं, बालाकृष्णन साहब कहते हैं, आपने देख लिया कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो एग्रीकल्चर था वो बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं हो रहा था, ये बात पक्की है। अब आप नेहरू जी के टाइम में देखिए, तो क्या आप ये नहीं पाते कि एक पूरा का पूरा रिवाइवल हुआ एग्रीकल्चरल की ग्रोथ रेट में? किस लेवल पे ब्रिटिशर्स एग्रीकल्चर को छोड़ के गए थे और कहां तक नेहरू जी लेकर गए, तो ये बात भी इसी ओर इंगित करती है कि एग्रीकल्चर को नेहरू जी के टाइम में नेग्लेक्ट नहीं करा गया था, ये कहा गया, राइट। जो रिवर्सल था एग्रीकल्चर के अंदर रिटार्डेशन का, मतलब एग्रीकल्चर रिटार्ड हो रही थी, कम हो रहा था, डिसेलरेशन हो रहा था पहले 50 साल ऑफ 20th सेंचुरी में। लेकिन नेहरू जी के आने के बाद उस रिटार्डेशन का रिवर्सल हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप करने लगी, राइट। एंड दिस वाज अचीव्ड इन नेहरू एरा, दिस वाज अचीव्ड इन फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ नेहरू एरा। सो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और दूसरी बहुत छोटी सी बात जिसके लिए इवन बालाकृष्णन साहब, जो कि बहुत ज्यादा इस बात को डिफेंड करते हैं कि नेहरू जी के टाइम में ग्रोथ बढ़िया थी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया थी, एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हुआ था, वह भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, प्राइमरी एजुकेशन नेग्लेक्ट हुई थी, नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। neglect of primary education, primary education neglect। सो जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को उठानी चाहिए थी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने नहीं उठाई, वो ये कहते हैं। और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा हमारे को इन टर्म्स ऑफ कि हमारी डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। बिकॉज आप खुद देखिए, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं कृष्णमूर्ति साहब बॉम्बे स्कूल के, वो भी ये कहते हैं कि बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ जो बजट था वो एजुकेशन की डेवलपमेंट पे जाता था। तो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन निगलेक्ट हुआ था नेहरू साहब के टाइम में, राइट। इस बात को वो जरूर मानते हैं, ये मिसपरसेप्शन है। एंड वो ये लाइन भी लिखते हैं that cruel as it may sound and appearing as outrageous given Nehru's known empathy with children। नेहरू जी, कहा जाता है कि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके समय में ही प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। सो ये बहुत क्रूअल बात है, ये वर्ड यूज करते हैं बालकृष्णन साहब। तो ये दो पॉइंट्स के मैं इस रिकॉर्डिंग में करना चाहता था। अगली रिकॉर्डिंग में हम एक और मिसपरसेप्शन ऑफ नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज अ प्लेटफॉर्म। दिस विल मोर और लेस टेक अस टू द एंड ऑफ द रीडिंग। देखिए, रीडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, आप इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं ये समझने के लिए कि कहानी क्या कह रही है, बिकॉज आपको कोई कहानी की तरह से आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, और उसके बाद आप रीडिंग पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा। आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्टकट्स मत ढूंढिएगा, कोई आपको लिख के नोट्स दे दे, आपने वही कॉपी कर लिए, ऐसे इस तरीके से पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। आप सब बड़े हो गए हैं, आपको रीडिंग्स पढ़नी आनी चाहिए, ये मैं आपको साफ सीधे शब्दों में कह रहा हूं। आप सबकी मोरलेस ऐसी ही जॉब्स लगेंगी जहां पे आपको बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, उन रिपोर्ट्स का अर्थ समझना पड़ेगा। क्या उस समय फोटोकॉपीज में जाएंगे? अपने आप से पढ़ना आना चाहिए। कॉलेज की एजुकेशन का मतलब यही है कि आप डिफिकल्ट चीजों को पढ़ पाए, उनको उनको समझ पाए और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख पाए, ये करने की कोशिश करिए। कल हम देखेंगे अगली रिकॉर्डिंग में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज अ प्लेटफॉर्म, ये मिसकंसेप्शन। थैंक यू बेटा।